हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार। आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं मैथ का क्वेश्चन, वो भी रेलवे का प्रीवियस ईयर का। और रेलवे के प्रीवियस ईयर में सिर्फ ग्रुप डी का क्वेश्चन आप देखने वाले हैं। यदि आप ग्रुप डी का फॉर्म भरे हुए हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए और उसको ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। और यह आज चौथा वीडियो होने जा रहा है। इससे पहले का भी वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जल्दी से जाकर के आप देख सकते हैं। 1, 2, 3, 4 इस प्रकार हम सीरियल वाइज क्या कर रहे हैं कि प्रत्येक वीडियो में 10-10 क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, और वो भी सिर्फ ग्रुप डी से संबंधित क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों, इसका हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि यदि सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 3 हो तो पूछा जा रहा है क्या 10 के पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहां से हम क्या करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो जब सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन लीजिएगा तो इसमें बचेगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 3। ये चीज क्लियर है। अब यहां पे समझिएगा दोस्तों, आप जानते होंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस चीज को जानते होंगे आप। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। हम लोग को कहां पे जाना है, 10 में जाना है। जब 10 में जाना है तो सेक का मान पुट करना पड़ेगा। आ रहा समझ में। तो यहाँ पे देखिए कि सेक स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस में इधर 10 स्क्वायर थीटा है, उधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस में चला जाएगा तो हम लिख सकते हैं इसको 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा या 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं, किसके बराबर, तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। या फिर आप लिख सकते हैं 1 को इधर हम लाते हैं, तो देखिए 1 को इधर लाते हैं, उधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, यानी इधर लाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 10 स्क्वायर थीटा को उधर भेज देते हैं तो माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में 10 स्क्वायर थीटा। अब यहां पर समझिएगा, यहां पर क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम रख सकते हैं यहां पर क्या, तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, इतना तो रख ही सकते हैं। इसका देखिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसके लिए लिख दीजिए 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना, तो 3 है तो 3 लिख दिए। अब यहां पे समझिएगा दोस्तों, बिल्कुल प्यार से समझना है। अब यहां पे देखिए कि 10 स्क्वायर थीटा से दोनों में गुना करेंगे, 10 स्क्वायर थीटा में भी और प्लस 1 में भी। तो इससे इसमें भी गुना करेंगे और इससे 1 में भी गुना करेंगे। तो 10 स्क्वायर थीटा से 10 स्क्वायर थीटा में गुना कीजिएगा तो 10 के पावर 4 थीटा होगा। ठीक है, प्लस 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 हो जाएगा। 1 में हम अगर 10 स्क्वायर थीटा से गुना करते हैं तो 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बराबर में 3 है तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि यही चीज़ तो पूछा गया था कि 10 के पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 10 के पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया, तो 3 आ गया, और यही तो आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 4,5 और 7,11 से जुड़ा रेखाखंड किस बिंदु पर अनुपात 2:1 में आंतरिक रूप से
विभाजित होगा। तो यहाँ पे समझिएगा कि एक रेखा है, एक बिंदु यहाँ पर है और दूसरा बिंदु यहाँ पर है। एक बिंदु का वैल्यू दिया हुआ है 4,5, जबकि दूसरा बिंदु का वैल्यू दिया हुआ है 7,11, 7,11। ठीक है। अब बोला जा रहा है कि जुड़ा रेखाखंड किस बिंदु पर अनुपात 2:1 में बांटेगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि 2:1 में बांटेगा, इसका मतलब यहाँ पे कोई बिंदु होगा। और कौन सा बिंदु? तो माना कि x, y बिंदु पर यहाँ पे 2:1 के अनुपात में उसको बांटेगा। तो देखिए 2:1 के अनुपात में क्या करता है? तो बांटता है। यह जो होता है यह आपका m1 होता है, यानी m1 बराबर 2 लिख सकते हैं और m2 बराबर कितना लिख सकते हैं? तो 1 लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए कि ये जो होता है आपका पहला बिंदु के लिए यह x1 होता है और ये y1 होता है। ये जो होता है आपका x2, ये होता है y2। क्लियर है। अब हम लोगों से पूछा गया कि इस बिंदु का वैल्यू क्या होगा, यानी x, y का मान निकालना है। तो जब भी आपको x और y का वैल्यू निकालना होगा तो एक सूत्र ध्यान में रखिएगा। वह कौन सा सूत्र है? तो देखिए x बराबर जब भी निकालना होगा तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, x का मान हो गया। y का मान जब निकालना होता है तो y बराबर होता है m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अब बटा में m1 प्लस m2। क्लियर है। अब यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देंगे और जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए m1 कितना है? तो m1 2 है, तो 2 गुने x2 का मान कितना है? देखिए x2 का मान 7 है तो 7 लिख दिए, प्लस m2 का मान कितना है? तो 1 है, और x1 का वैल्यू कितना है? तो 4 है, बटा में m1 प्लस m2। तो देखिए m1 कितना है? तो 2 है, अब प्लस m2 कितना है? तो 1। 7 दूनी 14 प्लस 4 एकम 4 बटा में 2 1 3, तो 14 4 18 बटा में 3, तो 3 6 18, यानी 6 आ गया। इसका x का वैल्यू 6 आ गया। अब y का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। अब यहाँ से समझिएगा कि y का वैल्यू निकालना है तो m1 कितना है? तो 2 है, गुने y2 कितना है? तो 11 है, प्लस m2 कितना है? तो 1 है, और एक y1 कितना है? तो 5 है, 5 लिखिए, बटा में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1, 11 दूनी 22 प्लस 5 एकम 5 बटा में 2 1 3, 22 और 5 27 बटा 3, 3 नंबर 27, यानी कितना आ गया? तो 9 आ गया। यानी y का वैल्यू 9 आ गया और x का वैल्यू कितना आ गया? तो 6 आ गया। हम लोगों से ए वाला बिंदु पूछा है तो x, y है तो कितना हो जाएगा? 6,9। इसी बिंदु पर वह क्या करेगा कि बांटेगा 2:1 के अनुपात में, और यही आपका आंसर हो जाएगा कितना? तो 6,9। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 55 डिग्री है तो दूसरे न्यून कोण का मान क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान है। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए बना देते हैं, इसका नामकरण भी कर देते हैं ABC, त्रिभुज ABC। आप जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होता है 90 डिग्री का फिक्स होता है, यानी फिक्स कोण होता है एक 90 डिग्री का, क्योंकि 90 डिग्री का कोण जिसमें नहीं बनेगा वह त्रिभुज आपका समकोण हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का हो गया बिना कहे हुए, है ना। अब देखिए दो कोण जो होता है दोनों आपस में क्या होता है? तो न्यून कोण होता है ना। तो यहाँ पे देखिए कि कोई एक कोण जो है, कोण ए को मान लीजिए या कोण सी को मान लीजिए, जो कि दिया हुआ है कितना? तो 55 डिग्री दिया हुआ है।
55 डिग्री दिया हुआ है। तो सोचिए कि एक न्यून कोण 55 डिग्री का है, तो दूसरा न्यून कोण पूछा जा रहा है कि कितना डिग्री का होगा। तो आप जानते होंगे कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि कोण ए ज्ञात करना है। अगर कोण ए के लिए आप 55 डिग्री मानते हैं तो कोण सी निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना, तो 180 डिग्री। कोण ए का वैल्यू निकालना है, कोण बी का वैल्यू दिया हुआ है 90 डिग्री प्लस कोण सी का वैल्यू है 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण ए प्लस ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 9 5 14, 145 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, तो इधर प्लस में 145 है, उधर जाएगा तो 100 माइनस में हो जाएगा। तो 10 में से 5 घटेगा तो 5, ये बच जाएगा 7, 7 में से 4 घटेगा तो 3, 1 में से 1 घटेगा 0, यानी 35 डिग्री। यानी दूसरा न्यून कोण जो होगा वह कितना हो जाएगा, तो 35 डिग्री हो जाएगा। और यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए बहुलक गुणे माध्यिका प्लस माध्य ज्ञात करें। किसके लिए, तो देखिए दिया हुआ है 9, 1, 11, 3, 2, 12, 8, 4, 6, 4 दिया हुआ है। और पूछा है क्या, बहुलक गुणे माध्यिका प्लस माध्य ये चीज पूछा गया। तो यहां पे समझिएगा दोस्तों, बहुलक यदि आपको निकालना है तो आप निकालना अगर नहीं जानते हैं तो मैं एक वीडियो बनाया हूं, उसमें माध्य माध्यिका बहुलक परिसर परास मानक विचलन गुणांक सभी चीज़ मैंने उसमें बतलाया है। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। और हर एक कुछ उसमें आपको समझ में आएगा कि बहुलक क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, माध्य क्या होता है। तो जा करके जरूर देखिएगा वीडियो। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग बहुलक निकालते हैं। तो बहुलक क्या होता है, तो बहुलक वह अंक होता है या संख्या होता है जो बहुत बार लिखा हुआ रहता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बार जो लिखा हुआ रहता है वह बहुलक कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बार कौन दिखाई दे रहा है, तो देखिए 4 को छोड़ करके और कोई नहीं दिखाई दे रहा है संख्या जो कि ज़्यादा बार लिखा हुआ है। तो देखिए 4 ही है जो कि 2 बार है, बाकी बाद एक एक बार सब है ना। तो यहाँ पे देखिए कि 4 हो गया इसका क्या, बहुलक। माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसको सबसे पहले यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, यानी बढ़ते क्रम में लिखना होगा। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले छोटा लिखते हैं। तो छोटा 1 है, इसके बाद 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, फिर 4 है, इसके बाद 6 हो जाएगा, 6 के बाद 8 हो जाएगा, 8 के बाद 9 हो जाएगा, 9 के बाद 11 और 11 के बाद 12। देखिए तो 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ठीक है, 10 गो हो गया। अब यहाँ पे समझिए माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो आधा संख्या को बाएं तरफ से छाड़ देते हैं और आधा संख्या को दाएं तरफ से, और जो बीच में बचता है वही आपका माध्यिका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि 10 संख्या है तो 5 5 अगर हटा दीजिएगा तो बीच में क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। तो इस स्थिति में यदि आपका जोड़ा अंक आ रहा है तो क्या करना है, बीच में 2 संख्या को बचाना है, बीच में 2 संख्या को बचाना है। तो 2 संख्या बचाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो बाएं तरफ से 4 अंक छांटना होगा और दाएं तरफ से भी 4 अंक छांटना पड़ेगा, तब तो बीच में 2 गो बचेगा, है ना। तो दोनों को लेना है और दोनों को जोड़ देना है। बीच में जो दोनों संख्या बचा है यानी बच गया है उसको क्या करना है कि दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग दे देना है। तो 4 और 6 10, 10 में 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ गया 5, यानी 5 आ गया आपका क्या, माध्यिका,
ठीक है, माध्यिक आ गया कितना, तो 5। चलिए 5 हो गया। अब इसके बाद समझिएगा कि हम लोग को क्या निकालना है, माध्य निकालना है। आप जानते होंगे कि माध्य बराबर क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग और बटा में प्रेक्षणों की संख्या। तो यहां से माध्य निकाल लेते हैं, ये आपका निकल गया माध्यिका। ठीक है, अब निकालेंगे माध्य। तो माध्य बराबर क्या होता है, सभी को जोड़ दीजिए। तो देखिए 11 9 20 21 3 24 24 और 2 26 26 और 4 30 30 और 10 40 50 और 10 60 60 आ गया जोड़ करके। और कितना संख्या है, तो 10 संख्या, 10 से भाग दे देंगे तो 10 छक 60, यानी 6 आपका क्या आ जाएगा, तो माध्य आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि प्लस में आपको क्या करना है, माध्य लिखना है, यानी 6। सबसे पहले गुना का काम करते हैं, 5 चौके 20, 20 प्लस 6 यानी 26, यानी इसका जो हल करके जो मान आया कितना आया, तो 26 आ गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूरज के पास 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के दिए हुए हैं अनुपात में। तो यहाँ पे देखिएगा कि 50 पैसा का सिक्का है, 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के का अनुपात है कितना, तो देखिए 8 अनुपात 5 अनुपात 9, 8 अनुपात 5 अनुपात 9 के अनुपात में है। अब यहाँ पे देखिए कि सूरज के पास कुल राशि 648 रुपये है, उनके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि जब आपको सिक्का का अनुपात देगा तो रुपया दिया हुआ रहेगा। दो ही प्रकार का क्वेश्चन सिक्का वाला आता है कि आपको यदि सिक्के का अनुपात रहेगा दिया हुआ तो आपको मूल्य दिया हुआ रहेगा, अगर मूल्य का अनुपात दिया हुआ रहेगा तो कुल सिक्का आपको दिया हुआ रहेगा। बस इतना ही करना होता है। और आप जानते होंगे कि अनुपात में अनुपात कब हम लिख सकते हैं, यानी अनुपात कब लगा सकते हैं, जब दो समान राशियों को तुलना करना पड़ता है। तो सोच के देखिए कि रुपया दिया हुआ है तो रुपया से रुपया का तुलना करेंगे, है ना, लेकिन सिक्का रहेगा तो सिक्का के साथ सिक्का को तुलना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ सिक्का का अनुपात है जबकि रुपया दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सिक्का को रुपया में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये सिक्के का अनुपात है और इसके बाद हम लोग निकालते हैं मूल्य का अनुपात। तो यहाँ पे समझिएगा कि सिक्का 8 गो है, 50 पैसा का 8 सिक्का यानी कितना रुपया, तो 4 रुपया। ठीक, 1 रुपया का 5 सिक्का यानी 5 रुपया और 5 रुपये का 9 सिक्का यानी 45 रुपया। इसमें कोई डाउट, नो डाउट। अब यहाँ पे देखिए 45 5 50 और 4 54, अनुपात में 54 रुपया है कुल मिलाकर के, जबकि है कितना, तो 648 रुपये। दोनों बात यहाँ से बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि 12 से कट जाएगा क्या, 54 से 12 बार में कट जाएगा। तो 12 चौके 48 के 8 हासिल 4, 12 25 60 4 64, यानी 12 बार में कट रहा है। अनुपात 1 बराबर कितना आ गया, तो 12 आ गया। अनुपात 1 का वैल्यू कितना, तो 12। हम लोगों से पूछा गया है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। यहाँ पे समझिए कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, हम लोगों से सिक्का पूछा गया। तो देखिए 50 पैसे के अनुपात में 8 सिक्के हैं, अनुपात में 8 सिक्के हैं 50 पैसे के। अनुपात 1 बराबर 12, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुने 12, 12 8 96, यानी 96 सिक्के। 96 सिक्के किसके हैं, तो 50 पैसे के हैं और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मेदिनी अकेले पूरे दीवार को 16 दिनों में पेंट कर सकती है। यानी मेदिनी को दीवार पेंट करने के लिए बोला जाता है तो वह 16 दिन में अकेले पेंट कर सकती है, जबकि यूकी को इससे 3 गुना अधिक समय लगता है। यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं मेदिनी, मेदिनी और एक है यूकी, एक यूकी है। ठीक है, यूकी को
इसे 3 गुना अधिक समय लगता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि समय जो है 3 गुना अधिक किसको लगता है, युकी को। किसके अपेक्षा, तो मेदिनी की अपेक्षा, है ना। तो मेदिनी को एक समय लगता होगा यानी 1 घंटा लगता होगा, तो इससे 3 गुना अधिक युकी को लगता होगा यानी 3 घंटा लगता होगा। ये समय का अनुपात हो गया, ठीक है। अब सोचिए कि समय के अनुपात का उल्टा होता है कार्य क्षमता का अनुपात। तो यहां से हम लोग लिखते हैं कार्य क्षमता, कार्य क्षमता। तो यहां पे देखिए कि कार्य क्षमता लिखेंगे तो ये पलट जाएगा अनुपात, तो 3:1 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। हम लोगों से पूछा गया कि यदि वे मिलकर काम करते हैं तो वे कितने दिनों में आधी दीवार पेंट कर पाएंगे। यानी पूरा दीवार पेंट नहीं करना है, आधा दीवार को पेंट करना है। तो सबसे पहले समझिए कि मेदिनी अकेले अगर दीवार को पेंट करती है तो 16 दिन में अकेले पेंट कर पाती है। तो सोचिए कि मेदिनी का क्षमता कितना है, तो 3, यानी समझिए कि 3 काम प्रतिदिन करने का इसका क्षमता है। तो 16 दिन में पेंट करती है, इसका मतलब प्रतिदिन 3 काम करती है 16 दिन तक के, तो 48 काम टोटल हुआ। यानी कुल कार्य कितना हुआ, तो 48 हो गया। आ रहा समझ में। तो पूछा गया है कि यदि वे मिलकर काम करते हैं तो वे कितने दिनों में आधी दीवार पेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि मेदिनी और युकी दोनों मिलकर के काम करती है, तो कितने दिन में पेंट कर पाएगी, वो भी कितना, तो आधा दीवार को। तो सोचिए कि ये पूरा दीवार कितना यूनिट का है, तो 48 यूनिट का है, और 48 यूनिट काम नहीं करना है, आधा दीवार ही पेंट करना है। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। आ रहा समझ में, 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा कि दोनों मिलकर के जब काम करेगी तो मेदिनी का कार्य क्षमता है 3 काम प्रतिदिन करने का, जबकि युकी का है 1 काम प्रतिदिन करने का। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, यानी 4 काम प्रतिदिन होगा। तो 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 6 24, यानी 6 दिन का समय लगेगा आधा दीवार पेंट करने में दोनों को, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 6600 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 10% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4 वर्षों के प्रति वर्ष 9% की दर पर प्राप्त साधारण ब्याज आपस में बराबर हो जाए। तो यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो यहाँ पे क्या करना है कि पहला वर्ष और पहला रेट दोनों को गुना कर देना है। पहले समय कितना समय के लिए, तो 3 वर्ष के लिए कितना प्रतिशत, तो 10% पर, ये दोनों को गुना कर देना है। इसके बाद देखिएगा कि अगला जो है यानी 4 वर्ष के लिए कितना प्रतिशत पर, तो 9% पर, ये दोनों को गुना कर दीजिए। अब यहाँ पे गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 10 तिहाई 30% और 9 चौके 36%। अब देखिए कि दोनों बराबर हो जाता है, तो बराबर करने के लिए एक ही सिस्टम है कि इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेना है, और एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम हो जाएगा 180% हो जाएगा। 30 और 36 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 180% हो जाएगा। 30 से अगर इसको काटते हैं तो 6 बार में कटेगा, और इससे काटिएगा तो 5 बार में कटेगा। ये रेशियो आ गया, और यह जो रेशियो होता है यह रुपया पैसा का रेशियो होता है। आ रहा समझ में। अब यहाँ पे देखिए कि कुल रुपया कितना है, तो 6 5 11, अनुपात में 11 रुपया है, जबकि है कितना, तो 6600 रुपये। बात बराबर। इसको काटिए, 11 6 66, यानी 600 बार में, अनुपात 1 बराबर हो गया 600। अनुपात 1 का वैल्यू कितना, तो 600। अब देखिएगा अनुपात 1 का वैल्यू 600 है, तो पहला जो राशि है वह कितना हो जाएगा, तो 3600 रुपये। दूसरा राशि कितना हो जाएगा, तो 6 5 30, यानी 3000। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 3600 और 3000 रुपये इसका रहा होगा 2 भागों में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 9% साधारण ब्याज पर धनराशि उधार ली और इसे 3 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर दिया। बड़ी तेज आदमी है।
अब देखिए 9% पर साधारण ब्याज लिया है और इसके बाद क्या किया कि 10% पर चक्रवृद्धि ब्याज लगा दिया है, यानी दूसरे के पैसा से कमाना चाह रहा है। अब देखिए कि एक व्यक्ति ने 9% साधारण ब्याज पर एक धनराशि उधार लेता है किसी दूसरे व्यक्ति से और 3 वर्षों के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर देता है। 3 वर्ष के बाद उसे 1952 रुपये लाभ प्राप्त होता है। किसको? जो आदमी चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा लगाया था उसको, है ना, लाभ होता है। उसने कितनी धनराशि उधार ली थी? तो यहाँ पे समझिएगा कि साधारण ब्याज यानी यहाँ पे हम एसआई लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, इधर लिखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर? इसका रेट क्या है? 9%। और देखिए दोनों पैसा जो लगाया है यानी इसको दिया पिछला व्यक्ति 3 वर्ष के लिए, ये भी 3 वर्ष के लिए लगाया, बड़ी तेज आदमी है। 3 वर्ष के लिए इससे लिया, आगे भी 3 वर्ष के लिए लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि 3 वर्ष के बाद उधर से रिटर्निंग जो आएगा अपना फायदा रख करके फिर पैसा वाला को पैसा वापस कर देगा, यानी साधारण ब्याज सहित पैसा वापस कर देगा। तो यहाँ पे समझिए कि साधारण ब्याज क्या होता है, यानी कुल ब्याज बराबर होता है रेट इनटू टाइम। तो टाइम कितना है? 3 वर्ष, और रेट कितना है? तो 9%, 9 या 27%। 27% ब्याज कमाया। अब देखिए कि वह आदमी कहाँ से कमाएगा? सिर्फ ब्याज का जो राशि होगा वह कमाएगा, क्योंकि इससे पिछले व्यक्ति जो है उसको रुपया भी वापस करना है और एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट भी उसको वापस करना है। तो ये दोनों के बीच का जो अंतर होगा उतना ही तो कमाएगा, है कि नहीं? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर जो होगा उतना ही रुपया ही कमाएगा बीच वाला बिचौलिया। तो यहाँ पे देखिए कि यही 3 वर्ष के लिए क्या करता है कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर। अब देखिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालिएगा? तो आपको एक सूत्र याद होगा कि प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुने बी बटा 100। अगर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे समझिए 10% प्लस 10%, अब प्लस 10 गुने 10 बटा 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 10 20, 1 1 कम 1, तो 20 1 21%। अब ये तो 2 को निकला है, तीसरा निकालने के लिए फिर क्या करेंगे कि इसी में फिर 10% जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा। फिर से सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो 21% प्लस 10% प्लस 21 गुने 10 बटा 100 प्रतिशत होता है। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 21 और 10 31% प्लस 21 में 21 से कम 21 हो गया, 10 से भाग दीजिएगा 2.1% हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 33.1% हो जाएगा। 2 1 3 यानी 33.1% हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए कि ये जो चक्रवृद्धि ब्याज पर जो लगाया है उसको 1952 रुपये का क्या होता है? तो लाभ प्राप्त होता है। अब यहाँ पे समझिएगा कि ये दोनों के बीच में जो अंतर होगा उतना ही तो लाभ प्राप्त करेगा बीच वाला बिचौलिया। तो यहाँ पे देखिए कि 33.1 में से 27 घटाइएगा क्योंकि उसको देना है, तो बीच में कितना इसका आ जाएगा? तो 6.1% इसका आ जाएगा। बराबर कितना? तो इतना लाभ कमाता है जबकि कमाता है 1952 रुपये। बात बराबर? तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1952 बटा में 6.1 लिखिएगा तो 61 हो जाएगा, ऊपर में एक 0 चला जाएगा। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है? तो कितनी धनराशि उधार लिया था, धनराशि निकालना है। तो धनराशि जो होता है हमेशा अपने आप में 100% होता है, तो 100% का वैल्यू निकालना है। तो देखिए 100% बराबर हो जाएगा 1% बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 19,520 अब बटा में 61 और गुने 100। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए कि इससे जब काटिएगा ना, इससे जब काटिएगा तो यह 32 बार में कट जाएगा, यानी 320 बार में कट जाएगा, 320 बार में कटेगा। आप काट करके देख लीजिएगा इसको, यानी 32 बार में 61 से 1952 कटेगा, 1 0 आ जाएगा इस पर। तो 320 गुने 100 यानी 32,000 रुपये, 32,000 रुपये यह उधार लिया था और यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एस आर से 7 वर्ष छोटा है।
यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है तो एस की आयु कितनी है। यहाँ पे देखिएगा कि एस और आर ये दोनों के आयु का अनुपात कितना है, तो 7:9 है। इसे बोला गया क्या कि 7 वर्ष छोटा है कौन, एस आर से। एस जो है आर से 7 वर्ष छोटा है। तो देखिएगा यहाँ पे कि कितना छोटा है, एस जो है आर से कितना छोटा है, तो 2 वर्ष छोटा है, लेकिन है कितना, तो 7 वर्ष छोटा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 7/2 हो जाएगा। अनुपात 1 का वैल्यू 7/2 हो गया। हम लोगों से पूछा गया है क्या कि एस की आयु कितनी है, यानी एस की आयु पूछा गया है। तो 7 × 7/2 यानी 7 7 49 अब बटा में 2, 49 में 2 से भाग दीजिएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 1 बचेगा 0.2 पचे 10, यानी 24.5 वर्ष एस का आयु है और यही इसका आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। दो बिंदुओं के बीच की दूरी एक ट्रेन द्वारा जाते समय 80 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और वापसी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की गई। यदि इस यात्रा में कुल 6 घंटे का समय लगा तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की एक तरफ की दूरी कितनी है। तो माना कि एक तरफ की दूरी, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो यहाँ पे देखिए समय बराबर समय करेंगे, तो यहाँ पे देखिए समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। माना कि x दूरी तय करता है, जाता है तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और इतना ही दूरी फिर आता होगा, है ना, जितना दूरी गया उतना ही दूरी आता है, और वापसी इसका जो चाल है वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जाने में इतना समय लगा और वापस आने में इतना समय लगा, कुल समय इतना लगा है, लेकिन लगा है कितना, तो 6 घंटा, दोनों आपस में बराबर है। यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा, यहाँ से क्या करना है, सिंपल भिन्न का जोड़ कर दीजिएगा, और x का वैल्यू जो आएगा वही आपका आंसर होगा। अब यहाँ पे समझिएगा कि ऑप्शन से भी कैसे बनाया जा सकता है, इसको तो आप हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन से देखिएगा यहाँ पे x का वैल्यू ही पूछा है, एक तरफ का दूरी, ठीक है। अगर दोनों तरफ का दूरी पूछता तो x + x यानी 2x का वैल्यू निकलता, यानी जाने का भी और आने का भी। लेकिन बोला गया कि एक तरफ का ही यानी दूरी कितना है वो चीज़ पूछा गया। तो यहाँ पे देखिए कि जो चीज़ पूछा जाता है वही ऑप्शन में रहता है। तो ऑप्शन देखिए ऐसा चुनना है कि 80 से भी कट जाए और 40 से भी आसानी से कट जाए। तो देखिए 80 और 40 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, जो कि है आपका 160। तो देखते हैं हम लोग कि 160 जो है उसमें 80 से एक बार भाग देंगे और 160 में एक बार 40 से भाग देंगे, और दोनों को जोड़ करके जो समय आएगा वह 6 घंटा के बराबर आ रहा है कि नहीं, ये चीज़ देखना है। तो 80 से 80 दूनी 160 और 40 से 4 घंटा, ये हो जाएगा 4 × 2 6 घंटा। देखिए बराबर आ गया कि नहीं। इसका मतलब 160 किलोमीटर एक तरफ का दूरी है और यही आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर क्लिक करके बेल आइकन पर और उसको ऑल कर दीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।